स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बीजेपी से मोह भंग होने की वजह आप क्या बताएंगे? और अब आरपीएन सिंह का आना और पडरौना से वो आपके सामने खड़े होंगे चुनावी मैदान में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कश्यप जी सर, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा देने का कारण मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था सबका साथ सबका विकास। सत्ता में आने के बाद 5 साल तक हमने देखा कि बारी बारी से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म करने का महापाप कर रहे हैं। भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत मनमाने तरीके से एक वर्ग जाति विशेष के लोगों को सत्ता में सभी आरक्षित पदों के खिलाफ बैठा रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर इन्होंने सामान्य वर्ग के नियुक्ति पत्र दे दिया। सभी मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ग विशेष के लोगों को भर्ती अभियान पिछले 7 महीने से चला रहे हैं। पीजीआई में बैकलॉग, सामान्य वर्ग के लोगों की बैकलॉग पहली बार मैंने देखा। होता यह था कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा जब पूरा नहीं होता था तो बैकलॉग सिस्टम के माध्यम से भर्ती करके उस जगह को पूरा किया जाता था। इन्होंने पीजीआई जैसे उच्च चिकित्सा संस्थान में बैकलॉग के नाम पर एक 55 पदों पर इकट्ठा सामान्य वर्ग के लोगों को भर रहे हैं। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इसी प्रकार से बिना विज्ञापन के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट निकाले एक लाइन का प्रस्ताव ला करके कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन पदों को सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। बारी बारी से हर जगह मनमाना केवल ऊंची जात के लोगों को बैठाने का जो पाप कर रहे हैं, सबसे बड़ा विरोध हमारा इनकी इस नीति से है जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत काम कर रहे हैं। हमारा विरोध उससे है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, किसान इनकी नीतियों से त्रस्त था, सालों साल खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर हुआ। यहां तक कि लंबे अरसे तक धरना आंदोलन में तमाम किसानों को शहीद भी होना पड़ा। आज पूरा छुट्टा जानवर उत्तर प्रदेश में किसानों की पूरी फसल चट कर जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आज पूरा बेरोजगार नौजवान आउटसोर्सिंग व्यवस्था निकाले हुए हैं। मैंने कैबिनेट में विरोध किया कि आउटसोर्सिंग सिस्टम जो लोगों के चयन का है, यह बिचौलियों को मोटा करने का है। बेरोजगार नौजवान जो रोजगार पाता है उसका शोषण है, इसको खत्म किया जाए। लेकिन नहीं, खत्म नहीं किया, क्योंकि आउटसोर्सिंग में सब उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। पडरौना से लड़िएगा सर, इनकी गलत नीतियों से ठीक है, पडरौना से लड़िएगा आ गया है। आरपीएन सिंह के खिलाफ, आरपीएन सिंह के खिलाफ जी मौर्य साहब, अब क्या आरपीएन सिंह के खिलाफ पडरौना से आप उम्मीदवार होंगे? क्योंकि उधर तो लगभग बात तय लगती है। अब देखिए स्वामी जी, पहले सवाल तो सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ओबीसी नेताओं की अब पूरी होड़ मची हुई है, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे बीजेपी हो। आप मौर्य समुदाय के दम पर क्या पडरौना से चुनाव लड़ेंगे? आरपीएन सिंह एक बड़े कुर्मी नेता के तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए सर, पूर्व मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में यूपीए के, आपके सामने होंगे, पडरौना से चुनाव लड़िएगा उनके खिलाफ? पहली बात तो ये रंजना कश्यप जी, वहां से लगातार मैं 3 बार विधायक हो रहा हूं। पडरौना की जनता मुझे हाथों हाथ लेती है, हर चुनाव में विजयी बना के भेजती है। रही बात आरपीएन सिंह जी, राजमहल में पैदा हुए हैं और उनको लोग कुंवर आरपीएन सिंह कहते हैं। राजा साहब के नाम से वो सुविख्यात हैं। और साथ ही साथ जब राजा और फकीर में लड़ाई होती है तो स्वाभाविक रूप से फकीर भारी पड़ता है और राजा को शिकस्त मिलती है। और इसलिए 3 बार, एक बार उनकी मां जी की जमानत जब्त हुई मेरे खिलाफ, 2 बार उनके उतारे गए प्रत्याशी बुरी तरीके से हारे हैं। अब तीसरी बार अगर राजा साहब, चौथी बार राजा साहब खुद आ रहे हैं, पडरौना की जनता ने जिस तरीके से पहले हमारा साथ दिया फिर हमारा साथ देगी, क्योंकि वो जानते हैं कि राजा साहब के पिताजी भी केंद्र प्रदेश में मंत्री रहे हैं, लंबे अरसे तक राजनीति उनका भी हो रहा है दबदबा। आरपीएन सिंह भी 3 बार वहां से विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे। लेकिन जो विकास उन्होंने पूरे अपने लंबे टेंडर में नहीं किया होगा, मेरे जाने के बाद उस सारे विकास कार्य जनता को देखने को मिला है। ठीक है,
जमीन पर अमली जामा दिया गया है। इसलिए जनता पूरा का पूरा हम पर विश्वास पहले भी किया है, फिर करेगी, क्योंकि इसको स्वामी प्रसाद के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य का काम, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इसको जरा फैक्ट्स के आधार पर बातचीत करते हैं। 3 पार्टियों से, कई जिलों से आप 12 चुनाव लड़े, 5 जीते, 5 बार विधायक रहे, जिसमें से कई बार आप बीएसपी की तरफ से विधायक रहे। 7 चुनाव आप हारे। आपके बेटे 2 चुनाव लड़े, 2 चुनाव हारे। आपकी बेटी 3 चुनाव लड़ी, 2 बार हारी, 1 बार सांसद बनी। इधर अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें आरपीएन सिंह का, 3 बार वो विधायक रहे, 1 बार सांसद बने। तो कांटे का मुकाबला है सर, कांटे का मुकाबला है। और एक और बात, आप कह रहे थे वो राजा हैं, आप फकीर हैं। सर राजा तो अभी आप बने हुए थे, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। जिन नौकरियों पर सबसे ज्यादा बीजेपी को घेरा जा रहा है सर, आप तो श्रम रोजगार मंत्री थे। लोकतंत्र में श्रम रोजगार मंत्री थे प्रभु। राजशाही में राजा होता है, लोकतंत्र में विधायक होता है, सांसद होता है, वो जनता का सेवक होता है। प्रधानमंत्री जी खुद अपने को कहते हैं, अपने को सेवक बोलते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जो सेवा भाव से आता है वही जनप्रतिनिधि कहलाता है। राजमहल में जो रहता है वो राजा कहलाता है। इसलिए दोनों में अंतर है, उस अंतर को आप मिटा नहीं सकती हैं। अरे वो भी तो चुनाव से ही लड़के आते थे ना, विधायक सांसद चुनते थे। पर मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मैं बोल रही हूँ कि श्रम रोजगार मंत्री ठीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद लगातार जनता, वहाँ की जनता ने उनको नकारा है। ये सच है, आप पडरौना से अभी विधायक हैं, ये सच है। और ये भी हम मेरे जाने के बाद, जब तक मैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरा सवाल सुनिए। आप श्रम रोजगार मंत्री थे सर, हैं? जनता के दम पर ही। अब तो राजा वाजा वाली बात पुरानी हो गई, कोई महल में रह ले, जनता नहीं पूछ रही किसी को। जो विधायक चुनकर आता है, जो मंत्री बनता है, उसकी तरफ आज से देखते हैं। नौकरियों पर बीजेपी को घेरा जाता है सर। आप श्रम रोजगार मंत्री, आपने क्या किया? या फिर 14 जनवरी मकर संक्रांति के इर्द गिर्द 2022 में अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगा कि ये बीजेपी तो एंटी ओबीसी है, ये बीजेपी तो कुछ कर ही नहीं पा रही। आपने बतौर श्रम रोजगार मंत्री क्या हासिल किया? कश्यप जी, आप सुन लें, अच्छा सवाल किया आपने। श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन हुआ 2009 में। 2009 से लेकर 2017 तक कुल 7 लाख श्रमिक लाभार्थी थे। आज हमारे कार्यकाल में 1 करोड़ लाभार्थी हुए हैं। कुल 7 पूर्व की सरकारों के 8 साल में, 9 साल में मात्र 34 लाख पंजीयन था मजदूरों का। आज 1 करोड़ 30 लाख के पार पंजीयन हो गया है। और साथ ही साथ जितना पिछले 10 सालों में रोजगार नहीं दिया गया, हमने अपने सेवाजन विभाग से निजी क्षेत्रों में 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया है। निजी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न आयोग निगम होते थे, वो वहां से जाते थे। लेकिन आपने सवाल किया विभाग का, अब तो लग रहा है योगी जी का प्रचार कर रहे हैं, हमने गिनाई है। अब तो लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लग रहा है आप योगी जी का प्रचार कर रहे हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का मौका। आपने मेरे विभाग का काम पूछा, तो मंत्री के रूप में, मैं कभी मंत्री के रूप में खादी ग्राम उद्योग मंत्री जब था तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में पहला स्थान होने का गौरव मुझे मिला था और तत्कालीन प्रधानमंत्री से मैंने पुरस्कृत हुआ था। आज भी न भूतो न भविष्यत सम सेवाजन विभाग के रूप में, मंत्री के रूप में जो मैंने काम किया, न कभी कोई इतना कर सकता है न कर पाएगा। और रही बात, हमारा किसी नेता से कोई विरोध नहीं है, हमारा है इनकी गलत नीतियों से विरोध। अगर ये आरक्षण को अजगर की तरह नहीं निकले होते तो शायद मैं भी भाजपा नहीं छोड़ा होता। आज जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा हुई, दलितों और पिछड़ों के आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को तैनाती कर दिया। आज ऊंची जातियों पर सरकार मेहरबान है। किसानों का छुट्टा जानवर किसान खेत चर रहा है और बार बार कहने के बावजूद भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आज जिस तरीके से बेरोजगार नौजवान ठगी का शिकार हो रहा है, सारी नीतियां इनकी जो आज जन विरोधी हैं, उसका विरोध मैं करता हूं। मैं किसी नेता का विरोध नहीं करता हूं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूं। इसलिए हमेशा लड़ाई राजनीति में नीतियों की होती है। नीतियों का स्वागत होता है और गलत नीतियों का विरोध होता है। तो मैंने नीतियों का विरोध किया है। नीतियां, नैतिकता इतनी बड़ी थी तो 2017 से 2022, मतलब जनवरी के महीने में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तब आपको समझ में आया सर ये? हाँ, उसी समय समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि जब जनादेश का समय होता है तो निर्णय उसी समय लेना चाहिए।
और साथ ही साथ 5 साल तक जनादेश का सम्मान करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म था। भारतीय जनता पार्टी में जब मोदी जी ने कहा था कि लोग मुझको नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं, उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में गया था। मैंने सोचा कि नेता बदल गया तो चरित्र भी बदल गया होगा, नीति बदली होगी, लेकिन मैंने देखा चेहरा जरूर बदल गया लेकिन चरित्र नहीं बदला। और जब उजागर हो गया तो समय आने पर मैंने उसका खुलासा किया जी। आज स्वाभाविक रूप से उचित अवसर पर मैंने निर्णय लिया और कहा भी गया है कि जब लोहा गर्म रहे तभी हथौड़ा चलाना चाहिए। नहीं, हथौड़ा तो आपने सही टाइम पर चलाया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये जनादेश का सम्मान था या मंत्री पद का मेवा था जो आप 5 साल तक टिके रहे? नहीं, जनादेश का सम्मान था। देखिए, जो विभाग मेरे पास था वो केवल वेलफेयर स्कीम चलाने का था, जिसका पूरा का पूरा लाभ का जो भी पैसा होता था उसके बैंक के खाते में जाता था, मैनुअल ट्रांसफर नहीं होता था। और कोई भी हमारा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी ने ईमानदारी से, सेवा भाव से श्रमिकों के लिए काम किया, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम किया। इसलिए चिंता उनको होनी चाहिए जो मलाई खाते रहे हों। और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री रहते हैं तो, नहीं रहते हैं तो, हमेशा मस्त रहते हैं, हजारों कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। आज मैं मंत्री नहीं भी हूं तो भी हजारों कार्यकर्ताओं से घिरा रहता हूं और हमेशा आज से नहीं, मेरा 42 साल का संघर्ष है। 42 साल की संघर्षों में मैं, जनता हमारे पास हमेशा रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि हम प्यार से सभी का काम करते हैं, सभी को सम्मान देते हैं। और इसीलिए पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता किसी भी वर्ग जात का हो वो मेरा सम्मान करता। 2009 में कुशीनगर से सर आरपीएन सिंह ने आपको हराया था। उस समय मैं पहली बार पार्लियामेंट चुनाव लड़ने गया था। उस समय मैं वहां के लिए अजूबा था, लेकिन उसमें पार्लियामेंट में भी परोना में श्री आरपीएन सिंह हारे थे। वो भी हारे थे पार्लियामेंट के चुनाव में भी परोना में आरपीएन सिंह हारे थे। ठीक है, फिर जबरदस्त मुकाबला होगा, मतलब पडरौना से मान ले कि ये सुपर फाइट होने वाला है आप दोनों का। अरे चुनाव में मुकाबला तो होना भी चाहिए। चुनाव होता है, चुनाव में स्वाभाविक रूप से चुनावी नजरिए से उसको देखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सुनिए, एक बात बार बार कही जाती है, तय करेगी। हम लोग खबर चला देना फिर कि पडरौना से आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे हमें क्या करना है। लड़ना है, अगर लड़ना है तो कहां से लड़ना है, और नहीं लड़ना है यानी प्रचार में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे और जो भी देंगे उसका स्वागत होगा। ठीक है, अपने मुंहभंग के लिए बीजेपी के लिए तमाम वजह बताई, लेकिन चाहे वो मायावती जी हो, एक सेकंड, नहीं स्वामी जी, एक सवाल और, एक सवाल अभी लगा के रखिए कान में। मायावती जी ने भी, आपने कहा था कि वो टिकट बेचती हैं इसलिए आप पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप परिवारवाद कर रहे थे इसलिए अच्छा हुआ आप खुद ही चले गए। बीजेपी की तरफ से भी अंदर खाने से किसी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन ये आरोप लग रहा था कि आप अपने बेटे के लिए आप टिकट मांग रहे थे। अब ओपी राजभर भी कह रहे कि नहीं उनके बेटे को एमएलसी का टिकट दिया जाएगा। तो मामला परिवार का क्या है? क्या दो बार तो चुनाव में उतार ही चुके हैं नहीं होता, तो आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी चुनाव में आगे बढ़े? आप बहुत सीनियर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस भूमिका में उनको रखेंगे वो खुद तय करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने की छूट सबको है, और अगर कोई भूमिका अदा करनी है तो वो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक उतावलापन ठीक नहीं होता है। और पहले भी जिन लोगों ने भी ये कहा कि मैंने इनके लिए टिकट मांगा, ये केवल अपनी खींच मिटाने के लिए कहते हैं। बुला बुला के इन्होंने टिकट दिया था बेटे को। सर बेटे को बुला बुला के टिकट दिया था? बेटे को भी बेटी को भी। तो आपकी भी तो इच्छा होगी। आप बहन जी से पूछ लीजिए, कभी अकेले में बैठेंगी। हाँ। आप उनसे पूछ लेना, ईमानदारी से उनसे पूछ लेना। हाँ। अच्छा, यहाँ पे बात हो गई कि नहीं हो गई है एमएलसी के टिकट के लिए बेटे के लिए? अब कश्यप जी, अभी वो एक तो पहली बात तो
ये उचित अवसर नहीं है। दूसरी चीज, आप अगर एमएलसी के लिए दावा ठोकिए तो मैं आपकी बात जरूर कर लूंगा। नहीं, हम लोग क्यों एमएलसी करेंगे सर? हम तो आपसे सवाल पूछेंगे। जब सवालों से आप लोगों को इधर उधर भजना होता है तो हम लोगों पर आ जाते हैं। लेकिन अगला सवाल बताइए कि आपकी बेटी तो अभी भी संघमित्र मोर्चे में आते हैं, कभी मीडिया के लोग भी राजनीति में आते हैं। नहीं, वो सुप्रिया शिंदे जी हमारे साथ है, वो इन सवालों का जवाब देंगी। जो उनको जाना होता है वो जाते हैं। आप इस तरह का ऑफर टीवी पर बैठ के तो मत ही दीजिए। लेकिन ये बताइए कि संघमित्रा मौर्य, आपकी बेटी अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद है, ये अरेंजमेंट आपको ठीक लग रहा है? असहजता तो नहीं होती? देखिए, मैं आपको पहले बता दिया हूं, एक बार और हमारी आपकी बातचीत हुई थी जी, उसमें भी ये प्रश्न आया था। मैंने कहा था कि राजनीतिक फैसला मैं अकेले लेता हूं, राजनीतिक फैसला में मैं पंचायत नहीं करता हूं। जितने भी माननीय मंत्रीगण और विधायकों ने इस्तीफा दिया था, मैंने किसी से बात नहीं किया था। मेरे इस्तीफे के बाद स्वतः स्वप्रेरित होकर के उन्होंने निर्णय लिया था। जिसने भी निर्णय लिया उसका मैंने स्वागत किया, और जिसने नहीं निर्णय लिया मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। इसलिए स्वविवेक से जो साथ आया उसका स्वागत, जो नहीं आया उसका निर्णय उसको मुबारक। मैं कभी भी दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं। इसीलिए निर्णय जब भी लेता हूं तो पंचायत करके नहीं लेता हूं। जब हमें देखा कि दलितों और पिछड़ों के खिलाफ काम हो रहा है, उनका आरक्षण मारा जा रहा है, भारतीय संविधान की व्यवस्था को लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षित पदों के सापेक्ष सामान्य लोगों की भर्ती कर रहे हैं, तो मैंने उसका विरोध किया। ये हमारे दिल की बात थी, अंदर की बात थी। और जब भी जनजातीय अत्याचार दलितों और पिछड़ों पर हुआ है, मैं मुखर होकर के उसका विरोध किया हूं। लेकिन अब बात घूम फिर कर वहीं पहुंचती है। श्रम रोजगार मंत्री आप, श्रम देने की जिम्मेदारी आपकी। आप कह रहे हैं कि ये लोग मतभेद करते रहे, तो आप क्या कर रहे थे सर 5 साल? देखिए रंजना जी, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर जरूर हैं, लेकिन जब चैनल का मालिक जिस खबर को दबा देता आप उसको चाह करके भी नहीं बोल सकती हैं। कैबिनेट में जो फैसले लिए जाते हैं, मैं कैबिनेट में इसका विरोध करता था। मंत्री होने के नाते मैं चैनल में उस बात को नहीं रख सकता था। उचित प्लेटफॉर्म कैबिनेट था, कैबिनेट में मैं लड़ता भी था, विरोध भी करता था। और यहां तक कि कई ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री हमसे सहमत जताते थे, लेकिन प्रस्ताव को स्थगित नहीं करते थे। नतीजा होता था कि प्रस्ताव का बहाना लेकर के लोग अपना काम मनमाना करते रहते थे। यही विरोध था। चलिए ठीक है, पॉलिटिक्स में मेवा और गद्दी की लड़ाई होती है सर, इसलिए इस तरह की बातें होती होंगी। हमारे न्यूज चैनल में ये सब नहीं होता है। जो खबरें होती है, आती हैं, सामने जाती हैं, और इसमें लोकतांत्रिक तरीके से इतने लोग तय करते हैं कि किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व चल ही नहीं पाता है।